जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं संविधान के भाग 15 को। देखिए, धीरे धीरे कर करके हम संविधान के आज भाग 15 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम सारे भाग को पढ़ा चुके हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में है, पहले देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं निर्वाचन के बारे में। जो चुनाव होता है, कैसे चुनाव होता है, कौन चुनाव कराता है, कौन पार्टी राष्ट्रीय स्तर की होती है, कौन ग्रामीण स्तर की होती हैं, सबको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन अलग देखने को नहीं मिलेगा, 100% इसी में से क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज 15 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इलेक्शन के बारे में यानी चुनाव के बारे में, निर्वाचन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें आज हम बात करते हैं आर्टिकल 324 से लेकर के 329 आर्टिकल तक देखेंगे, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 5 आर्टिकल को देखेंगे, इसमें पूरा 100% क्रिस्टल एंड क्लियर। सबसे पहली बात करते हैं कि आर्टिकल 324 को। 324 में लिखा गया है कि भारत का एक स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 324 यह आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा जो कि निष्पक्ष होगा और किसी के पक्ष में नहीं होगा, ठीक है ना। और वर्तमान में बात करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के तौर पे कौन है, ध्यान रखिएगा। तो मुख्य चुनाव आयोग तो गणेश कुमार है। कौन है? गणेश कुमार है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था सन 1950 में किया गया था, 25 जनवरी को। और यही 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो मतलब निर्वाचन आयोग होता है किस किस का चुनाव करवाता है, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का हो जाएगा, जो विधानसभा का चुनाव कराता है। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव कौन कराता है, तो यही निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा का चुनाव करवाता है हमारे निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहली बार इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को, ठीक है फ्रेंड्स। और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 324 का 2 में क्या लिखा गया है। देखिए 324 का 2 में बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग किस किस मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग जो होगा, इलेक्शन कमीशन किस किस को मिला करके बनता है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो कि गणेश कुमार है अभी फिलहाल में। एक चुनाव आयुक्त हो जाएंगे और अन्य जो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 324 का 2 इसमें कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन होगा, मतलब कि इसमें किस किस को मिला करके मतलब कि निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके बाद में चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके बाद में अन्य सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी सदस्यों का निर्वाचन जो नियुक्त करते हैं तो कौन करता है नियुक्ति, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, कार्यकाल लिख लेते हैं। जो चुनाव आयोग मतलब कि जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का आयु होना चाहिए, ठीक है ना। और शपथ का कोई प्रावधान नहीं होता है, शपथ नहीं कोई रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इनका। और योग्यता की बात करते हैं तो कोई भी प्रावधान नहीं है इसमें। ये नहीं लिखा गया है कि ये कीजिएगा तो योग्यता होगा, इसमें कोई योग्यता का बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कार्यकाल के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, 6 वर्ष लेकर के 65 वर्ष होता है। समझिए एक बात को, देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष बात करते हैं कि 6 वर्ष, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह 60 वर्ष का हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो चुका है और वह 65 वर्ष तक ही कार्यकाल में रह सकता है, ठीक है ना। तो 5 साल कार्यकाल रहने के बाद में उनका एज 65 साल हो जाएगा, ठीक है। तो वह 65 साल पूरा कर लेंगे पहले, तो उनका एज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो 5 साल किए लेकिन रिटायर हो जाएंगे। ऐसे ही कोई व्यक्ति 40 साल में मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है और 6 साल मतलब कि कार्यकाल करता है, ठीक है ना। ऐसे कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन एज पूर जाने के बाद में आप 2 साल में भी हटाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 325, देखिए 325 की बात करते हैं तो निर्वाचन नामावली व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 325 में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो निर्वाचन आयोग का नियमावली के अनुसार में इसमें नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म मतलब कि इसके आधार पे किसी व्यक्ति को मतलब भेदभाव नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 300 देखिए, अब बात करते हैं अनुच्छेद 326 में क्या लिखा गया है। देखिए 326 की बात करते हैं तो वोट देना अधिकार, देखिए आप लोग वोट देते हैं तो वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद 326 में यह साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। जो आप लोग मतलब वोट देते हैं कैसा अधिकार है, तो ध्यान रखिएगा, तो संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, संविधान में इसका जिक्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष हुआ करते थे, लेकिन 18 वर्ष कर दिया गया। देखिए क्या हुआ था कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया कि जो व्यक्ति 21 वर्ष का था वही वोट डाल सकता है। पहले ये नियम बना हुआ था कि जो व्यक्ति 21 वर्ष अपनी एज पूरी कर लिया है तो वही वोट दे सकता है, लेकिन राजीव गांधी की सरकार आती है और यहाँ पे नियम में चेंज होता है, संविधान में संशोधन किया जाता है और 61 नंबर का संविधान संशोधन किया जाता है 1989 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1989 में, और कहा जाता है कि अब नहीं, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र अपने पार कर लिया है, 18 वर्ष मतलब कि हो गया है, वह वोट डाल सकता है। ध्यान रखिएगा, तो उसका संवैधानिक अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 327 देखते हैं क्या होता है। देखिए, और सबसे पहली बात यह भी समझिए कि वोट देने का अधिकार किसको किसको होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत के नागरिक होते हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो NRI होते हैं यानी प्रवासी भारतीय होते हैं उनको भी अधिकार होता है। देखिए फ्रेंड्स, NRI की बात करते हैं, NRI मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति भारत के नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं और वह विदेश में रह रहे हैं अभी फ़िलहाल में, तो वह NRI में गिनती होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं विराट कोहली, ठीक है ना। विराट कोहली भारत के नागरिक हैं लेकिन रह रहे हैं लंदन में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे, NRI हो जाएंगे, NRI। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनुच्छेद 327 में। देखिए 327 की बात करते हैं तो लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 327 में कि लोकसभा और राज्यसभा की कानून बनाने का अधिकार निर्वाचन में किसका होता है, तो संसद का अधिकार होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास ही होता है। देखिए अनुच्छेद 328 में देख लेते हैं फ्रेंड्स। 328 की बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधान मंडल को होता है। ठीक है ना, और लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए मतलब सीटों का बंटवारा कौन करता है, संसद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अनुच्छेद 328 को समझते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय स्वशासन क्या होता है, ग्राम पंचायत रहता है, मुखिया, सरपंच, इसका जो इस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्य के विधान मंडल के पास होता है। ध्यान रखिएगा, किसके पास, राज्य के विधान मंडल के पास होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है कि राज्य विधानमंडल को होता है, लेकिन लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का बंटवारा यानी आवंटन, ठीक है ना, लोकसभा में सीट कितना होगा, जैसे एग्जांपल समझिए कि जो बिहार है, बिहार में लोकसभा का सीट कितनी है, तो 40 है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा में 16 सीट है, और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सीट राज्यसभा में विधानसभा में होता है। तो इस सीट का निर्धारण ध्यान रखिएगा कौन करता है, तो केवल संसद करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यह 2026 तक यह वैध रहेगा और 2026 बाद में इसको मतलब चेंजिंग किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 329 को। देखिए 329 में बात करते हैं कि अगर विधायकों के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के चुनावों के लिए कोई भी नियम बनाया गया है तो वह कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 329 में कि अगर विधायकों द्वारा कोई लोकसभा या विधानसभा के चुनावों के लिए, देखिए कोई विधायकों द्वारा लोकसभा या विधानसभा के चुनावों के लिए कोई प्रावधान किया जाता है, तो यह चुनाव के लिए मतलब प्रावधान किया जाता है, तो उस स्थिति में कोई भी यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, उस नियम को चैलेंज में कोर्ट नहीं किया सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का जो काम होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, क्या क्या कार्य करता है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही पार्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसको समझिए। देखिए सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि चुनाव के क्षेत्र का परिसीमन करना, यानी मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई विधायक होंगे तो विधायक जो होंगे उनका एक क्षेत्र बांटा हुआ होता है। ठीक है,
तो उनका मतलब कि मान लीजिए कि उनके गांव में 20 गांव आते हैं उनके क्षेत्र में, तो 21वां गाँव ना हो या 19 गाँव ही ना हो, तो मतलब कि बढ़ाना या घटाना किसके पास होता है, ध्यान रखिएगा, वह चुनाव आयोग के पास होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 में क्या लिखा गया है कि निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स, निर्वाचन के लिए जब चुनाव होगा उसके लिए जो नामावली आता है तैयार करना, यानी जो आप लोगों का वोटर लिस्ट आता है, ठीक है ना, आप लोगों का नाम पता रहता है उसमें, वोट देने का अधिकार मिलता है, ध्यान रखिएगा, उसका भी चयन कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 3 में क्या लिखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना। देखिए अलग अलग दल को मान्यता प्राप्त करना ये किसका काम होता है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, विभिन्न अलग अलग जो पार्टी या होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है ना, मतदाताओं को क्या होना, प्रशिक्षण को प्रदान करना, इसका काम होता है, तो निर्वाचन आयोग का काम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8 नंबर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में निर्वाचन को रद्द करना। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मतलब मान लीजिए कि आप कोई विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पे काउंटिंग में वोटिंग में गड़बड़ी देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे वह चुनाव को रद्द किया जाएगा, उस मतलब कि उस क्षेत्र को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है ना, यह किसके पास अधिकार होता है, तो केवल और केवल निर्वाचन आयोग के पास ही होता है, इलेक्शन कमीशन के पास होता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8। इसमें लिखा गया है कि राजनीतिक दलों को टीवी रेडियो पर चुनाव का प्रसार करने के समय देना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि जो अपने दल होते हैं, राजनीतिक दल चुनाव का प्रचार करते हैं, अलग अलग माध्यम से होता है, कोई मतलब कि टीवी में करता है, कोई अभी क्या हुआ है, कॉल पर भी आता है। ठीक है ना, फ़ोन वोन आता है, उसके बाद में अलग अलग माध्यम से अपना प्रचार लोग करते हैं। ठीक है ना, इसका आदेश भी निर्वाचन आयोग ही देता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 27 में लिखा गया है कि आर्टिकल 28 में लिखा गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, कि कोई भी राजनीतिक दल मतलब कि कहाँ मंदिर पे, मस्जिद पे उतना मतलब कि अपना प्रचार नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आर्टिकल 28 में लिखा गया है। देखिए अब बात करते हैं कि देखिए हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं कौन कौन है, राष्ट्रीय स्तर के पार्टी, उसको देखते हैं। ठीक है ना, देखिए कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी हो जाता है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में बीजेपी, जो कि स्थापना कब किया गया था, 1980 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और भी ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि दल बदल विरोध कानून 1952 में किया गया था। ठीक है ना, जो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए फ्रेंड्स, दल बदल कानून क्या होता है, ध्यान रखिएगा। दल बदल कानून, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कांग्रेस में है। ठीक है ना, कांग्रेस में कोई व्यक्ति जीत करके बीजेपी में वापस चला जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस में जीता है, बीजेपी में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दल बदल का सिचुएशन आ जाता है। ठीक है ना, इसी कानून को रोकने के मतलब इसी स्थिति को रोकने के लिए एक कानून लाया गया था, जिसको हम दल बदल कानून कहते हैं। ठीक है ना, जो ऐसा करेगा व्यक्ति उसको सजा का हकदार होना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए 1952 में किया गया था। लेकिन क्या होगा कि दल बदल कानून किस पे लागू होगा, कोई एक व्यक्ति पे लागू होगा, न कि कोई पार्टी पे। कोई पार्टी अगर गठबंधन कर लेती है तो उस पार्टी पे मतलब कि कोई पार्टी जीती और दूसरी पार्टी में जाकर मिल गए। ठीक है ना, तो क्या होता है, वहाँ पे दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।